हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजाक आईएएस अकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर रोज इस चैनल पर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ में, किसी एक नए करंट इशू के साथ में। तो आज हमारा इशू जो है वो एक झील के बारे में है, एक लेक के बारे में है, जिसका नाम है रजाजा लेक, रजाजा झील, जो कि इराक में हमें देखने को मिलती है। उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हमारा होने जा रहा है। अब बात करते हैं रजाजा लेक, इराक। रजाजा झील जो है, जो कि इराक में है, जो कि सूख रही है। बेसिकली न्यूज जो है वो ये है कि वो सूख रही है। फोटो जो आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से अब लगभग सूखने की कगार पर हमें देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हमें न्यूज जो है वो देखने को मिल रही है। न्यूज क्या है, देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की 23 फरवरी की न्यूज है। इराक सेकेंड लार्जेस्ट लेक ड्राइंग अप, टर्निंग अप डेड फिशेस। इराक की दूसरी सबसे बड़ी झील जो है वो सूख रही है और मरी मछलियां जो है वो वहां से प्राप्त होती जा रही है। पर झील सूख रही है, पानी सूख रहा है, दैट इज वाई वहां पर डेड फिशेस, मरी मछलियां जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ये 23 फरवरी की 23 फरवरी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज हमें देखने को मिलती है। तो इससे हम इस लेक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये लेक जो है वो करंट अफेयर्स में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। देखिए, हम इसके अंदर आज का जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे एक तो लोकेशन की, अवस्थिति की, ये झील कहां पर है, और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा उसका परिचय देखेंगे, और इशू क्या है, मुद्दा क्या है, जो जिसकी वजह से लेक जो है, ये झील जो है वो सूखती चली जा रही है। तो सबसे पहले अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो देखिए, ये लेक जो है वो इराक नाम के देश में है। और इराक नाम का देश जो है, अगर आप एशिया में देखेंगे, मैपिंग पर अगर आप देखेंगे, एशिया का मैप ओपन करेंगे या एटलस में वेस्ट एशिया का मैप जो है वो ओपन करेंगे, तो उसमें प्रॉपर आपको इराक जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इस जगह पर आपको इराक जो है देश वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर इराक के अंदर इस मैप की, इस झील की लोकेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। इस झील की लोकेशन अगर मैं दिखाऊं तो इराक के अंदर आप देखेंगे तो इराक के अंदर करबला और अनबर, ये दो प्रांत जो हैं, दो गवर्नरेट्स ऑफ अनबर एंड करबला, इन दोनों के बीच में, ये अनबर है, ये करबला है, इन दोनों के बीच में हमें इस झील की लोकेशन देखने को मिलती है। इस झील की अवस्थिति जो है वो हमें देखने को मिलती है। या ये मैं यूं कहूं कि बगदाद के, इराक की जो कैपिटल है बगदाद, यहाँ पर इराक की कैपिटल है बगदाद, बगदाद के वेस्ट में, पश्चिम में हमें इस झील की अवस्थिति जो है वो देखने को मिलती है। साउथ वेस्ट में हमें इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। इसे मिल्ह लेक के नाम से भी जाना जाता है, मिल्ह झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अरबी भाषा, यह अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब यह होता है, मिल्ह शब्द का मतलब यह होता है खारा पानी। खारे पानी की झील जो है वो खारी झील के रूप में हम इसको देखते हैं, खारा पानी है इसके अंदर, दैट इज वाई इसको मिल्ह लेक या लेक मिल्ह के नाम से जाना जाता है। इराक की ये दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील हमें देखने को मिलती है। दिमाग में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो सर पहली झील कौन सी होगी? पहले नंबर की जो झील है दैट इज थरथर। थरथर झील जो है, इसके नॉर्थ में देखेंगे आप तो आपको एक थरथर नाम की झील जो है वो दिखाई देगी। वो इराक की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक ऑफ इराक। सेकंड नंबर की जो सबसे बड़ी लेक है उसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसका नाम है रजाजा लेक या रजाजा झील। एंड तीसरी जो लेक हमें यहां पर देखने को मिलती है दैट इज हब्बिनिया। हब्बिनिया जो है वो इन दोनों के बीच में, जहां मैंने अभी आपको रजाजा लेक दिखाई है और थरथर लेक दिखाई है, उन दोनों के बीच में एक छोटी लेक हमें देखने को मिलती है, जिसे हम लेक हब्बिनिया या हब्बिनिया झील के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये कुछ मेजर लेक्स जो है वो हमें इराक में देखने को मिलती है, जिसमें से फर्स्ट सबसे बड़ी थरथर लेक है, सेकंड नंबर पर रजाजा लेक जो है वो देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये लेक क्या काम आती है? यूफ्रेटस रिवर के एक ह्यूज रिजर्वायर के रूप में इसे देखा जाता है, एक बड़े जलाशय या जल केंद्रण के रूप में इसे हम देखते हैं। ऐसा जगह है जहां पर कि बड़ी मात्रा में जल जो है उसको संग्रहित किया जा सकता है, उसका भंडारण, उसको पानी को रिजर्व जो है वो किया जा सकता है। अब ये यूफ्रेटस रिवर क्या है? यूफ्रेटस रिवर को हिंदी में हम कहते हैं फरात नदी। आप जानते हैं दो मेजर रिवर्स जो हैं, दो प्रमुख नदियां जो हैं वो यहां पर बहती हैं। एक का नाम है दजला और दूसरे का नाम है फरात। दजला और फरात नदियां जो हैं वो यहां पर हमें बहती हुई दिखाई देती हैं। ये दो नदियां बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, इंग्लिश में इन्हें हम ट्रिग्रिस एंड यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम फरात
और इसे हम दजला के नाम से जानते हैं। ये दो महत्वपूर्ण नदियां जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलती है इराक के अंदर। और अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो भी विश्व की जो 4 सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं हमें देखने को मिलती है, मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड जो हमें देखने को मिलती है, उसमें से एक मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया की सभ्यता। और वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो इन्हीं दो नदियों के बीच के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। इन्हीं दो नदियों का जो बीच का क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमें ये मेसोपोटामिया की सभ्यता या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है। मतलब इन नदियों का महत्व काफी प्राचीन है। जब से मानव का अस्तित्व है तब से हम इन दोनों नदियों का महत्व जो है वो देखते आ रहे हैं। नदियां तो काफी लंबे समय से हैं ही, लेकिन उनका महत्व जो है मानवों के लिए, मानव के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी यूफ्रेटस या फरात नदी के एक रिजर्वायर के रूप में इस लेक को काम में लिया जाता है। मतलब अगर इस नदी में बाढ़ आए, कभी पानी जो है वो ज्यादा आए, तो इस रिजर्वायर के रूप में, यहाँ देखिए ये नदी यहाँ जा रही है और इसके पास में ही ये झील जो है वो हमें देखने को मिलती है, तो इसका पानी जो है वो रिजर्व यहाँ पर किया जा सकता है। उसके रूप में इस झील को काम में लिया जाता रहा है, लंबे समय से इसको इस काम में लिया जाता रहा है। यूफ्रेटस रिवर, जैसा मैं बता चुका हूं, लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी हमें देखने को मिलती है यूफ्रेटस, या हिंदी में जिसे हम फरात नदी के नाम से जानते हैं। वो यहाँ की सबसे बड़ी नदी, सिर्फ इराक की ही नहीं, पूरे साउथ वेस्ट एशिया की, दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में हमें देखने को मिलती है। और ये दोनों नदियों की जो घाटियां हैं, दजला और फरात की, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस की, वो एक बहुत बड़े कल्चरल सेंटर के रूप में हमें देखने को मिलती है, सिविलाइजेशन के रूप में हमें देखने को मिलती है। और टर्की में राइज करती है, तुर्की से ये निकल करके आती है और सीरिया के से होते हुए इराक, यहाँ पर जो है देश सीरिया है, इससे और नॉर्थ में देखेंगे आप तो टर्की कंट्री जो है वो आपको दिखाई देगा। तो टर्की से निकल करके सीरिया में होते हुए, इराक में होते हुए, अल्टीमेटली पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में अपना जल जो है वो विसर्जित करती हुई ये नदी हमें दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं इशू क्या है, ये जो पर्टिकुलर लेक है इससे रिलेटेड इशू जो है वो क्या है। देखिए, पहला इशू जो है वो ये है कि इस नदी के अंदर पानी की जो है वो इस झील के अंदर पानी की जो है वो काफी ज्यादा शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है रिसेंट ईयर्स में। हाल ही के वर्षों में अगर हम देखें तो देखिए ये जो इमेज है, सैटेलाइट इमेज, 1989 में इस झील की स्थिति देखिए कितनी अच्छी भरी हुई दिखाई देती है। 2018 में इस झील की स्थिति देखिए, काफी हद तक ये झील जो है वो सूख चुकी है। अब आज की स्थिति ये है कि ये झील जो है वो लगभग कंप्लीटली सूखती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो मछलियां हैं, जो फिशेस हैं, वो भी हमें मरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले वाटर की शॉर्टेज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ड्रॉट की स्थिति देखने को मिल रही है, सूखे की स्थिति, कम वर्षा जो है, सूखे की स्थिति, ड्रॉट की कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड इंक्रीज्ड इवेपोरेशन ड्यूरिंग हॉट समर्स, ग्रीष्म ऋतु के दौरान, ये क्षेत्र वैसे भी रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा जाता है और उसी वजह से इस झील के अंदर इवेपोरेशन या वाष्पीकरण जो है वो ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। मतलब जितनी इस झील के अंदर पानी की आवक नहीं है उससे ज्यादा जो है पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, जा रहा है। तो इस वजह से ये झील जो है वो समय के साथ में धीरे 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 सूखती चली जा रही है। इसके अलावा इसके अंदर पोल्यूशन जो है वो भी अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण जो है इस झील के अंदर वो भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि पहला तो हम जो है सीवेज वाटर का डाइवर्जन इसके अंदर कर रहे हैं, जो अपशिष्ट मलमूत्र वाला जो जल होता है, अपशिष्ट जल जो होता है, सीवेज वाटर जो होता है, उसको इस झील के अंदर डाइवर्ट कर दिया गया है। वो सारा पानी जो है वो इस झील के अंदर आकर के गिरता है, जिसकी वजह से ये झील के अंदर क्या हो रहा है, पोल्यूशन, प्रदूषण जो है वो और ज्यादा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एंड थेफ्ट ऑफ वाटर कोटाज एलोकेटेड टू इट, देखिए गर्मी वाला क्षेत्र है, ग्रीष्म ऋतु वाला क्षेत्र है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है, इसको जो पानी एलोकेट किया जाता है यूफ्रेटस रिवर से, जो पानी इसके अंदर आना चाहिए, जितना पानी इस झील के अंदर आना चाहिए था, उसको पानी जो है वो ऐसे उड़ के तो आ नहीं जाएगा, रास्ते रास्ते से आएगा। जिस रास्ते से, जिस नहर से इसको लाया जाता है पानी को, उसमें से लोग जो है वो पानी को चुरा लेते हैं। तो थेफ्ट जो है, चुराने की गतिविधियां जो है, एक्टिविटीज जो है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। इस वजह से इसके अंदर जितना पानी एलोकेट किया जा रहा है, सरकार की तरफ से जितना पानी इसमें एलोकेट हो रहा है कि इतना पानी इस झील में आना चाहिए, उतना पहुंच ही नहीं पा रहा है। बीच में ही पानी की चोरी जो है, थेफ्ट की कंडीशंस जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इस वजह से ये झील जो है वो काफी ज्यादा हमें न्यूज में देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि ये झील, जो कि इराक की सबसे बड़ी झील है, इसके बावजूद भी अब ये धीरे 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 सूखती चली जा रही है। प्लस इसके अंदर हमें पॉल्यूशन, प्रदूषण की स्थितियां जो है
वो भी देखने को मिल रही है। जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। एनसीईआरटी आंदोलन बैच हमारा एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग बैच है। आप सभी ने सुना होगा कि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटीज पढ़ी जानी चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है एनसीईआरटीज पढ़ते हैं लेकिन वो कभी यूपीएससी ना तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें अटेम्प्ट कर पाते, ना ही मेंस का क्वेश्चन जो है उन्हें लिखने का कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ पाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, क्या तरीका होता है जिससे कि एनसीईआरटी को पढ़ के हम यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो ओजांग सर आपको सिखाते हैं इस बैच में, एनसीईआरटी आंदोलन बैच में, कि एनसीईआरटीज जो है उनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, पॉलिटी की एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, इकोनॉमी की एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, हिस्ट्री की कैसे पढ़ी जाती है, ज्योग्राफी की कैसे पढ़ी जाती है, और बहुत ही नॉमिनल फीस में। ये कोर्स जो आपको अवेलेबल होता है बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको अवेलेबल होता है। तो आप ज्वाइन करना, मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूं कि जो बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसे एटलीस्ट ये बैच जो है वो ज्वाइन करना ही चाहिए। डिटेल जो है वो आप इस नंबर पे कॉल करके और ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बैच जो अवेलेबल है ज्योग्राफी ऑप्शनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेंस में हमारे लिए जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को एक्वायर करना। ज़्यादा से ज़्यादा मेंस में मार्क्स लाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं दैट इज़ एसे का पेपर, दैट इज़ एथिक्स का पेपर एंड ऑप्शनल पेपर। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसे पेपर्स हैं जो कि हमें मेंस में अच्छे मार्क्स जो हैं वो दिलवा सकते हैं। तो ऑप्शनल में जो बच्चे होते हैं जो अच्छे स्कोरिंग ऑप्शनल होते हैं उन्हें ऑप्ट करते हैं, और ऐसा ही एक अच्छा स्कोरिंग ऑप्शनल जो है वो हमें ज्योग्राफी देखने को मिलता है। और उसमें भी जब ओजांग सर आपको खुद पढ़ाएं ज्योग्राफी ऑप्शनल तो आप लोगों के लिए ज्योग्राफी जो है वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मेंस में स्कोर गेन करना, अच्छा स्कोर जो है वो गेन करना, प्लस अपनी रैंकिंग जो है उसको सिक्योर करना। तो ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है ओजांग सर का, आप इसे बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस में आप लोगों के लिए फिलहाल अवेलेबल है, डिस्काउंटेड प्राइस में। बाद में इसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ग्रामर कोर्स, बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश का भय रहता है, तो ग्रामर कोर्स जो है वो आप ले सकते हैं रवि बजाज सर का। बहुत नॉमिनल फीस में 4000 रुपीज़ में कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बहुत अच्छी क्लासेस जो हैं वो रवि बजाज सर की चलती है जो कि आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स एक बहुत ही अलग ही ज्वलंत मुद्दे जो है वो हमारे कोर्स में छाए रहते हैं, और हम देखते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, करंट अफेयर्स ही उनको ड्राइव करता है। करंट अफेयर्स ही डिसाइड करता है कि क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, किन इश्यूज से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। काफी ज्यादा पेपर को प्रेडिक्टेबल जो बनाता है वो करंट अफेयर्स बनाता है। तो करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, कैसे कवर करें, उसके लिए जैसा आप जानते हैं दो मैगजीन्स हमारी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योजना और कुरुक्षेत्र। और वो योजना और कुरुक्षेत्र 1 ईयर की कंप्लीट योजना और कुरुक्षेत्र जो है वो ओजांग सर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक नॉमिनल फीस में, बहुत ही नॉमिनल फीस में। और बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर ले, एंड के टाइम के लिए ना रहें कि लास्ट में हम जो है बैच ज्वाइन करेंगे। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर ले ताकि आप पढ़ सके योजना और कुरुक्षेत्र को, कंप्लीट योजना और कुरुक्षेत्र को। करंट अफेयर्स, कंप्लीट करंट अफेयर्स जो है वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 7 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है कुसुम मैम का, जो कि 500 रुपीज के एक नाम मात्र के शुल्क के रूप में स्टार्ट किया गया है। 50% ऑफ के रूप में आपको मिल रहा है, वरना ये 1000 रुपए का कोर्स है लेकिन 500 रुपीज में आपको फिलहाल जो है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें, डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो हो सकता है कि आगे जा करके फिर से 1000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाए। तो जल्दी ज्वाइन करें। डिटेल जो है वो आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं, सारी जानकारी जो है वो आपको इन नंबर्स पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, या आपकी स्क्रीन पर जो नीचे कमेंट सेक्शन में एक नंबर आ रहा होगा या स्क्रीन पर जो नीचे टिकर के रूप में एक नंबर चल रहा होगा उससे आप नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, गुड बाय, अलविदा।